सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, कोरोना की चौथी लहर काफ़ी ख़तरनाक हो गई है और डेल्टा वेरिएंट से सबसे ज़्यादा कराची मुतासर हुआ है। आज ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सिंध सरकार की जानिब से ऐलान कर दिया गया है सख्त लॉकडाउन का। 8 अगस्त तक अब कराची शहर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है और दुकानें, मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। दूध की दुकानें, बेकरियां, फूड इंडस्ट्री और बरामदी सनतों को खुला रखा गया है। बैंक्स और स्टॉक मार्केट्स में मामूल के मुताबिक काम होगा। बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद है, छोटी ट्रांसपोर्ट को खुला रखा गया है। इम्तिहानात के नए शेड्यूल के हवाले से कह दिया गया है कि उसके मुताबिक अब इम्तिहानात होंगे। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताजिर इत्तेहाद से शर्जील गोपलानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं एकरा के फैज़ान रावत साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और ताजिर रहनुमा जावेद कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले शर्जील गोपलानी साहब, आप लोगों की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कि आप लोगों को लूप में नहीं लिया गया। आपने कहा है कि जो आपसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे और ताजिर दुश्मनी पर उतर आई है सिंध हुकूमत। जी शर्जील साहब, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल क्लियर हैं। कल 2 वज़रा ने हमसे वादा किया कि हमारी सीएम साहब से बात हो गई है, हम सीएम साहब की यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप लोगों ने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो 100% सही है। कल हम जो है टास्क फोर्स के इजलास में जो हमारी सिफारिशात जिसमें हमने कहा था कि 6 की जगह 8 बजे मार्केटें बंद की जाए, एक छुट्टी खत्म की जाए और जो सेक्टर बंद किए हैं उनको SOP के तहत कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। कल हमसे वादा किया गया कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रही और आज सुबह जो टास्क फोर्स का इजलास हुआ और जहाँ पे चैम्बर ने मुखालफत भी की कि आप इसको बंद नहीं कर सकते तमाम सेक्टर्स को, इससे आगे माशी बहरान पैदा होगा और बहुत ज्यादा हम वैसे भी प्रेशर के अंदर है ताजिर, लेकिन किसी बात को सुनने के लिए सीएम साहब तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये आपका मौके पे हम बंद कर रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए। सही। अच्छा, आप शर्जील साहब मेरे साथ ही रहिएगा। मैं अब फैज़ान साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप लोगों से मुशावरत हुई थी या वादे किए गए या कुछ ऐसा कहा गया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लूप में लिए बगैर ये फैसला हो गया, ऐसा ही हुआ? देखिए, बात यह है कि कल हमें बुलाया गया था और बात भी हुई। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वैसे ही एक ज़बूअली का शिकार है, 16 महीने से हमें बंद किया हुआ है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जहाँ पर कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है, जहाँ पर कस्टमर इंटरेक्शन कम है, जैसे टेक अवेज हैं, डिलीवरीज हैं, इनको 24 आवर्स ऑन करें। अभी पता चला कि डिलीवरी ऑन की लेकिन टेक अवेज ऑन नहीं किए। देखिए, आपको ब्रीथिंग स्पेस देना पड़ेगा ताजिरों को। ठीक है, हमने माना कि अब कोविड की लहर सख्त है, वैक्सीनेशन करानी चाहिए, वैक्सीनेशन तमाम सिस्टम की कराई भी जा रही है और ये जो सिम ब्लॉकेज का इशू है ये भी हमने ही उठाया था। 14 दिन पहले हमने ही लेटर लिखे थे। 4 दिन से आप ये देखें 6-8 घंटे की लाइन लगी हुई है एक्सपो सेंटर पे, जो कि नहीं लगनी चाहिए। इनको वैक्सीनेशन सेंटर मुख्तस कर देने चाहिए, वैक्सीन करें पब्लिक की। कल इन्होंने बताया कि 75,000 लोगों को हम डेली वैक्सीन कर रहे हैं और 1,00,000-1.5 लाख तक ले जाएंगे। अगर इनकी स्पीड यही रही तो इंशाल्लाह 30 दिन में काम हो जाएंगे सारे। लेकिन लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन डिलीवरीज, ऑनलाइन ग्रोसरी, ऑनलाइन मार्ट, ऑनलाइन तमाम चीजें खोल देनी चाहिए थी जिनमें कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है। अब वो उसको भी बंद कर दिया, पूरा शहर बंद कर दिया। ये जाना किस तरफ चाह रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं, कौन इनके मुशीर हैं, इनको कौन सलाह मशवरा देता है? तो कल शर्जील भाई भी थे, हम लोग भी थे, सारे बैठे हुए एक्शन कमेटी वाले, सबने इनको मशवरा दिया, इनके साथ ताउन की भी यकीनदानी कराई कि हम अपनी जगहें भी देंगे वैक्सीनेशन के लिए, मार्केट में जगह स्पेयर करके देंगे, होटल में रेस्टोरेंट स्पेयर करके देंगे, आपको हॉल, शादी हॉल स्पेयर करके देंगे। आप खुदा के लिए ये लॉकडाउन ना लगाएं, शादी हॉल को भी दोपहर में। फैज़ान साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी बंद कर दिया है, ये जो डिलीवरी उन्होंने ऑन रखी है वो तो फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे और ऑन कॉल भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे। डिलीवरी ऑन रखी है, टेक अवे भी इनको ऑन करना चाहिए था। टेक अवे में भी कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है। ड्राइव थ्रू और टेक अवे में कस्टमर इंटरेक्शन कम से कम है। एक कस्टमर आता है, वो अपने घर का खाना ले जाता है। अब लोगों को क्या इन्होंने भूखे मारना है, घर में कैद भी कर दिया है। अगर उनको घर में कैद कर रहे हो भाई तो उनको उनकी इंटरटेनमेंट तो छोड़ने दो। एक शहर में इंटरटेनमेंट ही सिर्फ रेस्टोरेंट है कि रेस्टोरेंट से खाना मंगा के घर में खा ही लेगा कम से कम, तो उसको टेक अवेज तो ऑन होने चाहिए थे। अभी सारी पूरी मार्केट बंद करके ये कौन सा तमाशा लगाया? ये देखिए 5 दिन में पता आपको अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। सीएम साहब कह रहे हैं सिर्फ 5 दिन बंद किए हैं। आपको पता है स्टॉक में बाकी जगहों पे इतना नेगेटिव मार्केट जाएगी। कल आप देखिएगा मार्केट खोलेगी तो कितनी नेगेटिव चली जाएगी मंडे वाले दिन। उसके बाद आप ये देखें कि जो पीछे आपका माल तैयार है, माल देना है लोगों को,
माल लेना है, लोगों की पेमेंट है, वो सब कुछ रुक जाएगा। इन्होंने तो पूरे सिस्टम को रोक दिया। इनको यही नहीं पता कि अरबों रुपए का टर्नओवर रोक के बैठ गए 5 दिन के अंदर। बोले सिर्फ 5 दिन की बात है, सिर्फ 5 दिन की बात नहीं है, शायद 24 घंटे अगर रुक जाए ना तो बहुत सारे मसले होते हैं। एक हड़ताल पूरी कोशिश है कि कोई हुकूमती नुमाइंदा अगर मिलता है तो उसको लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्यों आप लोगों के साथ मुशावरत नहीं की गई या फिर आप लोगों को लूप में लिए बगैर ये फैसला कर दिया गया। ये तो बहुत ही अजीब बात है कि शर्जील साहब बता रहे हैं कि उन्होंने कहा गया है कि भाई कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा और आज ये फैसला हो गया और सबके सामने भी आ गया है। जावेद साहब, आपके क्या तहफ्फुज़ात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल सूरत हाल हुकूमत, मुझे यूं महसूस होता है कि वो ताजिर दुश्मनी पे मुकम्मल उतर आई है। एक तरफ वो कहते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ यानी इनका बयान ये देखे कि छोटे ताजिरों का कारोबार बंद किया जा रहा है। आज भी जिस तरीके से कोरोना टास्क फोर्स की जो मीटिंग थी उसमें किसी भी स्टेक होल्डर को नहीं बुलाया गया। सनत को पहले ही इन्होंने रिलीफ दिया हुआ है। छोटा ताजिर 16 माह से पहले ही मतलब लॉकडाउन की वजह से बर्बादी के किनारे पहुंच चुका है। डेली एक बंद होना 4 अरब रुपए का नुकसान है। यानी अभी जो स्टेट बैंक की जो पिछली जो सहमाही रिपोर्ट आई है उसमें 32 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं। यानी हमारा सीएम साहब वहां बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि भाई हमने तो 2 दिन तो वैसे ही सेफ देखे थे और 4 दिन मजीद हमने उसमें बढ़ा दिए तो ये 8 दिन में खुल जाएगा। आपको अंदाजा है कि कराची का 1 दिन का बंद होना और लोगों की बेरोजगारी का इजाफा होना। वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी नुमाइंदे ने सवाल उठाया कि मुझे तो कोई बंदा खुदकशी नजर करते हुए नजर नहीं आता। भाई आप अपने बंगलों से और ऑफिसों से बाहर आके लोगों को देखे, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। आज हमारी सूरत हाल यह है, हमने जो किराया लोगों को देना है, अपने मुलाजिम की तनख्वाह दे दी है, हमें यूटिलिटी बिल दे रहे, सिर्फ गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी 16 माह में या विफाकी गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ नहीं दिया। टैक्स की आज भी हमारे पास उसी तरीके से यदि वो लिया जा रहा है जो कि आपको लॉकडाउन करना है और आप समझते हैं ये लॉकडाउन हल है। हाँ, गवर्नमेंट के साथ वैक्सीनेशन के टारगेट इनसे पूरे नहीं हो रहे। वहां आज भी एक्सो सेंटर के ऊपर सेकंड डोज लगवाने के लिए जो लोग गए उन्हें वापस भेज दिया गया है और ये लॉकडाउन लगाकर हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है। सही, किस तरीके से लोग अपना गुजर बसर ठीक है, ठीक है जावेद साहब मेरे साथ रहिएगा। महसूस होता है जी। अच्छा, शर्जील गोपलानी साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि अब कल इजलास बुलाया गया है ताजिर इत्तेहाद की जानिब से और उसमें अब ये फैसला होगा कारोबार खोलना है नहीं खोलना, क्या किया जाएगा? कुछ लाही अमल जो कि आप लोगों ने तैयार किया हो या बातचीत हो क्या रही है, अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने इजलास तो अभी कॉल कर लिया है और आज आधे घंटे बाद हमारा इजलास शुरू हो रहा है। कराची के तमाम ताजिर, अच्छा, आज भी इजलास है, कल भी इजलास है? जी, कल भी इजलास है। कल हम अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे कि करने क्या जा रहे हैं। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज हम मुशावरत करके कल तमाम ताजिर तंजीमें यहाँ बैठ के वो मुशावरत करके हम आगे का लाए अमल तय करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम कारोबार बंद करके इस मैशियत को सहारा दे सकें या शेयर को संभाल सकें, क्योंकि इस शेयर का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। या तो सीएम साहब अभी अनाउंस कर देते कि भाई तमाम लोगों के बैंक अकाउंट जिनके हम कल सुबह जो है इनके पर डे 5,000 रुपए या 10,000 रुपए डाल देते हैं तो ठीक था, हम घरों में बैठ जाते और अपने स्टाफ को संभाल लेते। साथ साथ अगर ये बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे तो मजबूरी ये है कि हम तमाम अपने स्टाफ को फारिग कर देंगे और उनको बोलेंगे जाओ सीएम से जाके तनख्वाहें लो। नहीं तो शर्जील साहब, आप लोगों ने पहले भी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, कुछ नहीं हुआ था, और अब भी अगर आप कुछ ऐसा करने का सोचेंगे तो पहले वाली एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, तो हल तो कोई ऐसा निकालना पड़ेगा जो कि साथ मिल बैठ कर हो। देखिए, हमें चैम्बर ऑफ फेडरेशन ने कहा था आप टाइम दे दें, हमने वो टाइम दिया। 72 घंटे बाद हुकूमती ज़राए ने राब्ता किया, सीएम साहब मिलना चाह रहे हैं और उस वक्त वो नैब की पेशी भी गए हुए, तो आप 1 दिन का टाइम हमें दे दें। हमने वो टाइम दिया। फिर कल हमारी जो मुलाकात हुई वज़रा के साथ, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि भाई एक तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, दूसरा कल आपसे वज़ीर आला साहब मिलेंगे। लेकिन आज वज़ीर आला साहब ने सिर्फ चैम्बर ऑफ फेडरेशन को बुलाया और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो काम करना था वो हो गया। हम जो 12 दफा कहते हैं कि ताजिरों की आवाज़ ना वो सुनना चाहते हैं ना कोई पहुंचाना चाह रहे हैं। सही। अच्छा, इसमें फैजान साहब आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये लोग तो कल इस तरह मीटिंग इन्होंने बुलाई है और अभी भी मीटिंग है इनकी, जिसके बाद ये अगले लाहेअमल के हवाले से सोचेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को FPCCI को लूप में ना लेने की आखिर वजह क्या है, इसमें कबाहत क्या है, क्यों आप लोगों के साथ मिलकर नहीं चला जा रहा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने जो लॉकडाउन का वक्त चूज किया है ना, वो इंतहाई गलत वक्त चूज किया है। ये चूज करना है 1 तारीख से लेके 9 तारीख,
भाई इस दौरान तनख्वाहें दी जाती हैं, लोगों के पास तनख्वाहें आती हैं, अपने पूरे महीने का गुजारा करते हैं। आप ये बताएं इस अरसे में लॉकडाउन लगा के पूरी मईशत को आप बिठाने के चक्कर में लगे हुए, वो आज जो आदमी हमारे पास काम करता है वो किस बेस पे रुकेगा? वो तो रोडों पे आ जाएगा कि भाई हमें तनख्वाहें नहीं मिली, काम नहीं हुआ। ये तो एक तो गलत वक्त चूज किया गया है कि पूरे सिस्टम को जाम कर दें, लॉकडाउन लगा दें, रोक दें सिस्टम को। अब आप बताएं मार्केटें बंद होंगी तो जो मार्केटों में लोग काम करते हैं उनको तनख्वाह कौन देगा? 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को सबको तनख्वाह मिल जाती हैं। आपने तो उठा के सीधा उसको 9 तारीख तक बंद कर दिया। आप मशवरा तो करें, हम आपको बताएंगे किस तरीके से काम करना है। आपको काम अगर नहीं करना आ रहा, आप लूप में तो लें, मशवरे में तो लें। आप 2 आदमी को बुला के बोलते हैं जी मशवरा हो गया। कल आपके पास लोग बैठे हुए थे, समझदार लोग थे, पूरी ताजिर एक्शन कमेटी की पूरी कराची की ताजिर नुमाइंदगान वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने आपको मशवरा दिया, आपने वो माना, उसके बाद फैसले हो जाते हैं कुछ और, आप मानते कुछ और हो और फैसले करते कुछ और। सही है, ठीक है फैजान साहब, आपका गिला जायज़ है कि बात कुछ और होती है, मशवरा कुछ और लिया जाता है, फैसला कुछ और हो जाता है और उससे आप लोगों को लूप में भी नहीं लिया जाता, मुशावरत भी आप लोगों से नहीं होती और फैसला बस अवाम के सामने आ जाता है। जावेद साहब, आगे का लाहेअमल क्या सोचा जा रहा है और आप लोगों के जहनों में अब क्या है, क्या होगा? वैसे तो वो ये बोल रहे हैं कि 4 दिन की तो बात है, 4 दिन बर्दाश्त कर लें, हमें भी करके देख लेने दें, केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, हमें भी एहतियात करनी है। देखिए मैडम, केसेस बढ़ रहे हैं। तीसरी जब वेव आई थी कराची में 44% तक का रेशो गया था, उस वक्त भी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया गया था। लेकिन आज हमें ये कहा जा रहा है कि डेल्टा आ गया जिसके अंदर ये वैक्सीन भी काम नहीं कर रही। मैं हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि जब काम ही नहीं कर रही तो आप किस चीज की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं? अभी सीएम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, हमारा लाएअमल यह है कि कल इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल ऐलान करेंगे और हम इस हुकूमत के फैसले को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं और ये लॉकडाउन कबूल नहीं करेंगे। हमारे बच्चे भूखे मर जाए, इन्हें अपनी तनख्वाहें मिल रही है, ये घर में बैठे हैं तो इनको तनख्वाहें मिल रही है। आप क्यों नहीं, अभी मवेशी मंडी जब ईद गई थी उस वक्त क्यों नहीं इन्हें होश आया? उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं जहाज प्लेन के अंदर कहा था 70%, 100% तक लोग सफर कर रहे थे, ट्रेनों में कर रहे थे, उस वक्त इन्हें ये ख्याल नहीं आया। लेकिन जब काम ज्यादा खराब हो गया, तमाम कोरोना के छोटी मार्केटों में, शॉपिंग सेंटरों से आ रहा है। यार खुदा का खौफ करे, आप अभी कह रहे हैं कि हमारी पोर्ट खोलेगी, बिल्कुल खोलनी चाहिए। सिचुएशन इस वक्त बड़ी संगीन भी है और मामलात जो है कुछ अजीब सी सूरत इख्तियार कर गए हैं। वो बात जो कर रहे हैं वो आप लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, फिर जब वो कुछ खोलते हैं या इजाज़त दी जाती है तो बाहर उस तरीके से SOPs को फॉलो किया नहीं जाता, अवाम उस तरह ताउन करते नहीं है, जब केसेस बढ़ते हैं फिर लॉकडाउन लग जाता है। हमने किया है, हमने अपनी मार्केटों में वैक्सीनेशन अपने स्टाफ को, ऑर्डर को करवाई है। देखिए जावेद साहब, आपने बिल्कुल करवाई होगी, मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ। जाहिर सी बात है अगर नहीं एहतियात हुई तभी तो केसेस बढ़े हैं ना। बहुत शुक्रिया आपका जावेद कुरैशी साहब, फैजान रावत साहब और शर्जील गोप, तीनों का बहुत शुक्रिया। ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त एनालिस्ट PJ मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ी अजीब सिचुएशन है। एक तरफ अगर फेडरल की बात की जाए तो सिंध हुकूमत को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो हमारी बात नहीं सुनते। अगर यहाँ पर मौजूद अपोजिशन की बात की जाए जिनके साथ मिलकर चलना है तो वो ये बोलते हैं कि ये हमारी बात नहीं सुनते, वर्किंग रिलेशनशिप नज़र नहीं आता। अब जब ये अहम फैसले हुए हैं, NCOC का इजलास हुआ, उसके बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, ताजिर इत्तेहाद कहते हैं जी हमें लूप में नहीं लिया गया, हमसे बात कुछ करते हैं, फैसला आवाम के सामने कुछ और आ जाता है। ये क्यों ये लैप्स है या फिर ये क्यों खला है जो कि नज़र आ रहा है? वर्किंग रिलेशनशिप क्यों नहीं है? देखिए सहरिश, सबसे पहले तो आप अपने आप को एनालाइज करें ना। हम लोग बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये इनका कसूर नहीं है। देखो, आपको डॉक्टर्स, मेडिकल अथॉरिटीज़ और जो फोर्सेस हैं वो आपको बताएंगी कि भाई ये SOPs फॉलो करो। जिस तरह अभी आपने जिक्र भी किया कि SOPs तो फॉलो करते नहीं हैं। बात यह है कि हम किसी चीज़ को सीरियसली लेते नहीं हैं और नहीं लेने की वजह से आज आप देखो कि ये क्या बहस हो गई है। आपने मईशत को एक आप कह लो कि बिल्कुल उसको पकड़ के जकड़ दी है कि वो ना आगे जा सकती है ना पीछे बैठ सकती है। लोगों को, ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हुकूमत जो भी कहे उसको सेंसिबली और सीरियसली आप लोग हमारे सीरियस नहीं है। यही वजह है कि नॉन सीरियसनेस की वजह से हम, आप देखो, कहा भाई मास्क पहन के फिरो,
आप चले जाओ, आप इधर किसी मार्केट में आप चले जाओ, आप देखो कि लोगों का हाल क्या है पूरे पाकिस्तान में। कराची तो एक बड़ा कंजेस्टेड है ना, लेकिन आप वहाँ तो और हालत ख़राब होगी। अब आप 7 दिन बंद करोगे, अब 7 दिन जब आप बंद करोगे, मुझे आप बताओ कि 7 दिन के बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा? नहीं मरेगा। आप एक आप कह लो एडॉकिज्म पे आप काम कर रहे हो। दुकानें बिल्कुल खोलो, चलने दो, लोगों को कहो कि तुमने पूरी SOPs करनी है। मैं बिल्कुल इन ताजरों के साथ आई एग्री विद देम, बिकॉज आप तो इनको ख़त्म कर दोगे पूरी दुनिया के अंदर। आप लंदन ले लो, सेल्फ रिजर्व फॉर सेल हो गया है। मार्क्स एंड स्पेंसर्स जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप है वो फॉर सेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समझ ये नहीं आ रही, यहाँ पर समझ ये नहीं आ रही कि जो मुराद अली शाह साहब हैं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बोल देते हैं कि 2 दिन तो छुट्टी होती है हफ्ता इतवार, अगर 4 दिन का मैंने और लॉकडाउन लगा दिया तो कौन सी क़यामत आ गई है, हमें भी एहतियात करनी है। चलिए उनकी बात अगर ठीक भी मान ली जाए तो ताजिर इत्तेहाद के साथ इत्तेफाक राय से बैठकर ये फैसला क्यों नहीं हो सकता? उन्हें क्यों कहा गया कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा? फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फैसला बिल्कुल मुख्तलिफ था। देखें, ये एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब चीफ मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं 2 दिन मैंने कर दिया, ओके वेरी गुड। हमारे हैं यहाँ डेली वर्कर्स, इनको चाहिए डेली पैसा, 100-200 रुपए के बेचारे काम करने वाले आपके ये मजदूर हैं। ये बंद कर दोगे तो ये कहाँ से खाएंगे? मुझे बताया ना 4 दिन, ये कहाँ से खाएंगे? आपने देखो यहाँ अगर तो इस चीज़ को हमने प्रॉपरली कंट्रोल करना है, सिर्फ एक चीज़ है, आप फाइन्स लेवी करें, आप लोगों पे फाइन्स लगाएं, सीरियस फाइन्स लगाएं। ये क्या वजह है कि मोटरवे के ऊपर जाके सब तीर की तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाकी रोडों पे हर किस्म की वायलेशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ फाइन्स हैं, वहाँ रिश्वत कोई नहीं है। आप बाजारों में फाइन लगाएं जिस तरह लगे हुए हैं बाहर के मुल्कों के अंदर। जब आप फाइन लगाना शुरू कर दें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये भी सही तजवीज़ है कि फाइन लगाना शुरू करें, लोगों को भी समझ आए, वो भी समझें। इस वक्त पीजे मीर साहब नदीम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं PTI से, अखुंज़ादा चट्टान साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। अखुंज़ादा साहब, आप लोगों की हुकूमत है सिंध में, यहाँ के ताजिर इतने परेशान हैं आप लोगों से, वो ये कहते हैं कि ना आप लोग साथ बैठकर बात करना चाहते हैं, और अगर आप साथ बैठकर बात करते हैं तो हमसे कोई वादा करते हैं और अगले दिन फैसला कुछ और कर देते हैं। आप दुश्मनी पर उतर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सहर, कोरोना का आप तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, और ये कोरोना न सिर्फ सिंध में है, न सिर्फ पाकिस्तान में है, ये पूरी दुनिया में है। दुनिया में गरीब ममालिक भी हैं, दुनिया में तरक्की पजीर, तरक्की याफ्ता हर तरह के ममालिक हैं, और इसमें जो माहिरीन है उन्होंने तय किया है कि भाई अगर कोरोना ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट भी वही कर रहे हैं कि इनके जो अवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हो और अवाम के ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं हो। वरना कौन हुकूमत चाहता है कि वो अपनी सूबे के अवाम को, अपने मुल्क के अवाम को तकलीफ़ में डाले, उसको तकलीफ़ पहुँचाए। मैंने आपके तमाम जो मेहमान हैं इनके बात ही सुनी, वो सारों का तरजीह जो था अपने कारोबार पे था कि हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसी का भी ये नहीं कहा कि अवाम जो लोग मर रही है, अगर खुदा न ख्वास्ता एक बंदा कोरोना की वजह से मर जाता है तो इसके पीछे जो खानदान है इसका क्या होगा। सही। तो मतलब ये है कि सिंध गवर्नमेंट का कोशिश यही होगा कि सबसे पहले लोगों की जानों को बचाए, और इस तरह भी नहीं है कि इनके साथ मुशावरत नहीं हुआ है, तरजीही बुनियादों पर मकसद है। मैं नदीम साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि उमर साहब ने बोल दिया जी हम लोग मुल्क को बंद करके कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है लोग भूख से मरेंगे। लेकिन सर यहाँ पर 2 करोड़ डोजेज आई हैं सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन की, 22 करोड़ की आबादी है। एक्सपो सेंटर के बाहर 6-6 घंटे 8-8 घंटे से लोग खड़े हुए हैं। ये वैक्सीन का इंतजाम कौन करेगा फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं भी वैक्सीन का इंतजाम तो ये सूरत हाल है कि हम पंजाब में हर उस शख्स को वैक्सीन लगाने जा रहे हैं जो खुद ख्वाहिश नहीं भी करेगा। आप देख लें, आज या कल में यहाँ नोटिफिकेशन होने वाला है कि 31 अगस्त तक हर शख्स को आगे बढ़ना होगा वैक्सीन के लिए। वैक्सीन चूंकि पाकिस्तान में कोई इतनी प्रोडक्शन नहीं है, हमें और मैं स्पेसिफिकली पंजाब की बात नहीं करी नदीम साहब, ये तो फेडरल को कोऑपरेट करना पड़ेगा सूबों के साथ कि जहां जहां जरूरत है। कराची में केसेस इतनी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो पहले तो यहाँ पे प्रोवाइड की जाए ना लोगों को वैक्सीन। मैं आपको अर्ज करूँ, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा था, मैंने पंजाब की एक मिसाल आपको दी है। देखिए,
तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट की सारी अरेंजमेंट तमाम सूबों के लिए, पूरे पाकिस्तान के हर फर्द के लिए है। उसमें पंजाब की या सिंध की या KPK की कोई डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाजी सलूक किसी के साथ नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फिर अपने सेटअप को आगे स्ट्रेंथन करना है। फेडरल गवर्नमेंट जो अरेंजमेंट्स की हुई है, चूंकि अब बड़ी माजरत के साथ में नदीम हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब हैं, खुद चट्टान साहब हैं और PJ मीर साहब हैं। आगे नाज़रीन बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं पॉलिटिकल मामलात की। कुछ रिफ्ट नज़र आ रही है जो कि काफ़ी अरसे से नज़र आ रही थी, अब कुछ तेज़ हो गई है, कुछ बढ़ गई है नून लीग में। और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने नून लीग में 2 बयानिए होने का इतराफ़ भी कर लिया है और एक प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नून लीग में 2 बयानिए हैं जिनकी वजह से कन्फ्यूजन है। और बातें कुछ इस तरह की भी हो रही हैं कश्मीर इलेक्शन को लेकर के, काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला भी हो रहा है और जो बड़े मियाँ साहब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, छोटे मियाँ साहब उससे बिल्कुल हटकर काम कर रहे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि उनको फ्री हैंड दे दिया जाए, जबकि मरियम ये चाहती हैं कि वो आगे ना आएँ, वो पीछे रहें। कुछ ऐसे मामलात हैं, हकीकत है क्या, ये जानने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं PJ मीर साहब से। PJ मीर साहब, क्या ये सूरत हाल है? आपने देखा होगा कि पहले ऐलान हुआ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को लेके कि यहाँ पर कोहाला पुल पर बैठ जाएंगे, रोड्स को ब्लॉक किया जाएगा, एहतजाज होगा, जिस पर फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ठोस सबूत हैं तो बात होगी। पहले आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है कि पहले फैक्ट्स तो फाइंड करके लाए ना, उसके बाद फिर एहतजाज भी होगा। इस पर बड़े मियाँ साहब का कुछ स्टैंस इस तरह का था कि भाई 6 लोग जो जीते हैं वो भी ना जाएँ। तो ये वाज़े तज़ाद नज़र आ रहा है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? देखिए, ये कन्फ्रंटेशनस एटीट्यूड जो है ये मुस्लिम लीग को इसको बहुत पीछे धकेल दिया है। शहबाज शरीफ एक बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियंस हैं, सेंसिबल पॉलिटिशियंस हैं, सेन बात करते हैं और प्रैक्टिकल हैं। उनका कहना कि भाई जब तक तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तुम किस चीज़ पे एहतजाज करोगे, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। नो, इस तरह नहीं होता। और यही वजह है कि जो रूमर्स चल रही हैं लाहौर के अंदर कि शायद वो रिज़ाइन कर दें, पार्टी को इधर साइड पे हो जाएं, ये भी बड़ी सीरियस एक रूमर चल रही है। आई होप इट डजंट हैपन, बिकॉज यहाँ मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब को इस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है उसको ग्रास्प करनी चाहिए कि आप 6 नहीं जाएंगे, फिर आप किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? यहाँ सारे शोर करते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। आपको पता है सहरिश, 1970 के बाद ये SOP बन गया है। पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में नहीं होता था, अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में भी वही है कि इलेक्शन हो गए धांधली होगी। पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर तो हर वक्त यही चल रहा है, धांधली हो गई है। यही तो वजह है सहरिश, यही वजह है कि किसी को हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई अगर हार गए हो डिग्निटी से एक्सेप्ट कर लो कि भाई हार गए हो, हाथ मिलाओ आगे चलो। नहीं, हम क्यों आ रहे हैं भाई? यह आज़ाद कश्मीर का एक्सटेंडेड प्रोसीजर है। जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है हमेशा वही इलेक्शन जीतती है। नून अपने ज़माने में जीती है, पीपल्स पार्टी अपने ज़माने में जीती है, आज PTI अपने ज़माने में जीती है। सही, क्योंकि उनको पता है कि देखो जो लूजिंग पार्टी होती है इनके हाथ में कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है, ना ये कुछ काम कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है वही फिर आगे चलाती है आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को भी वाया द चीफ सेक्रेटरी एंड ऑफ कोर्स उनके जो आज़ाद कश्मीर में तो PJ मीर साहब गवर्नमेंट भी इन्हीं की थी, इलेक्शन कमीशन का अमला भी इनका था और जब इनकी हुकूमत थी तभी ये इलेक्शन हुआ है। मैं आपकी तरफ आती हूँ, अब हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं नदीम कुरैशी साहब आपकी तरफ आ रही थी, मुझे बताइएगा कि सिचुएशन इस वक्त क्या है जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये कह रहे हैं कि भाई नून लीग में 2 बयानिए मौजूद हैं, इससे कन्फ्यूजन है, क्या आपकी भी यही राय है? देखिए, मैं तो नून लीग का स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि PJ मीर साहब ने बिल्कुल सही उसका तज्जिया किया कि ये जो 2 बयानिए हैं ये नेचुरली है। जब आप चीज़ों को अपनी मर्जी से हैंडल करेंगे और आपके पास लोगों को ऊपर लेके जाने का प्रोसेस सिर्फ ये होगा कि फलां शख्स फलां का बेटा है, फलां शख्स फलां का कराबतदार है, और जहां म्यार ये होगा एक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की तरह पार्टी को चलाया जाएगा और फिर ख्वाहिश रखी जाएगी
कि एक जनरेशन के बाद इक़्तिदार इंतकाल दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल हो जाए तो फिर नेचुरली भी डिजास्टर आया करते हैं। अब पीएमएल के लोगों को बड़ा ये जोम था, उन्होंने 2-4 ज़मीनी इंतखाब में इलेक्शन जीता तो उनको बड़ा जोम था कि शायद उनकी पॉपुलर बढ़ती जा रही है। मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के सेंटीमेंट्स अपने नेचुरल इश्यूज के हवाले से। बिल्कुल नदीम साहब, मेरा आपसे सवाल भी बतौर एक सियासतदान है, जाहिर सी बात है आप भी एक नज़र रखते हैं, आपकी भी एक राय है पार्टी जो दूसरी पार्टी में चल क्या रहा है, जाहिर सी बात है आप लोगों के मुखालिफ भी हैं पंजाब में। तो सिचुएशन हमजा को आगे ना आने देना, शहबाज शरीफ साहब ने पूरी तैयारी की हुई थी आज़ाद कश्मीर जाने की, लेकिन उनका उस तरीके से कैंपेन में पार्टिसिपेट ना करना, मरियम का चले जाना, ये चीज़ें कुछ बड़ी लग रहा है कि अब रिफ्ट की तरफ ही जा रही हैं और मामलात में भी जो नून में से शीन निकलने की बातें होती हैं आगे चलकर ऐसा हकीकत में हो भी जाए। मैं आपकी तरफ वापस भी आऊँगी। पीजे मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो सिचुएशन है, मरियम नवाज़ कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अभी इस सिचुएशन में आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को आगे आने का मौका मिलेगा? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि आगे चलकर होने क्या वाला है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी हो गई है, वरना सीनियर लीडरशिप पीछे चली जाएगी या खामोश हो जाएंगे या फिर किनारा कशी कर लेंगे नून लीग से। देखें, मुझे एक चीज़ बताएं, चीफ मिनिस्टर 3 दफ़ा ये शहबाज शरीफ, इन्होंने रंजीत सिंह का रूल उसको भी बाईपास कर दिया। अब वो इतना एक आप कह लो कि मंझावा सियासतदान, उनको बैकफुट पे रखना कोई भी हो, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे अबाउट इट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। यही वजह है, देखें मरियम इज़ एन इमर्जिंग पॉलिटिशियन, ये पहले नहीं थी, ये उस वक्त आई हैं जब इनके वालिद साहब को प्रॉब्लम्स आई हैं। बिल्कुल अच्छा किया इन्होंने, इनका एक हक बनता है, बिल्कुल ये आगे आई। लेकिन इनके ऊपर आने से आपने देखा है कि चौधरी निसार अलग हो गए, वो शाह साहब अलग हो गए, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं कि भाई ये क्या हो रहा है कि एक आप मारूसी सियासत अंदर लेके आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो कि टेलीविज़न पे कोई हिम्मत नहीं करता बात करने की। शहबाज शरीफ का मेरी नज़र के अंदर एक बहुत अहम रोल है, SPMLN ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है और इनको चाहिए कि हर चीज़ को ये लीड करें। लेकिन साथ साथ आप देखें कि उसके अलावा जो मेन पॉलिटिकल लीडरशिप है वो खुल के नहीं आ रही है आगे। सब जो चीज़ कर रही है, जो आगे निकल रही है, वो मरियम कर रही हैं। एंड ऑब्वियसली उन्होंने एक स्टांस लिया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, जो कि उनको लेना चाहिए अपने वालिद के लिए। लेकिन फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू। जी, अब वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ। चट्टान साहब, आपको क्या लग रहा है, PDM का जो इत्तेहाद था उसको नुकसान पहुंचा है मरियम नवाज़ के आगे होने से, या फिर शहबाज शरीफ साहब होते तो सूरत हाल कुछ बेहतर होती या मुख्तलिफ होती? देखिए जी, अब मैं जो इस खानदान को समझता हूँ और मुस्लिम लीग को समझता हूँ, मैं उसको बहुत माजरत के साथ, जिस तरीके से आप देखती हैं या कुरैशी साहब देख रहे थे या PJ मीर साहब देख रहे थे, मैं उसको इस नज़र से नहीं देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये फैमिली जो है ये बहुत पहले से बहुत पुरानी ज़माने से गुटका बैठका खेलते हैं और वो मुँह का महल को देखते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब का टाइम, वो समझते हैं कि अब ये पॉलिसी चलेगा तो उनको आगे कर देते हैं। नवाज शरीफ भी खामोश हो जाता है, मरियम बीबी की भी ट्विटर बंद हो जाता है और सारा सब कुछ खामोशी चाह जाती है। जब शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि आप नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के खेलने का टाइम है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ साहब पीछे बैकग्राउंड में चले जाते हैं और फिर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब आगे आ जाते हैं। अब अल्लाह बेहतर समझते हैं अंदर के दिलों का। ठीक है, अंदर के दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे ये बताइएगा, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ चट्टान साहब, एक बात सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये PJ मीर साहब ने जो कहा कि कश्मीर में जिसका मरकज में हुकूमत हो तो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए काम कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर के लोग इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, इंतहाई सिविलाइज लोग हैं, उनको पता है कि ये मौजूदा जो मरकजी हुकूमत है, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ जो वादी किए थे, क्या वो वादी पूरी हो गई? क्या उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को जो मैनिफेस्टो दिया था इस पे अमल दरामद हुआ?
तो वहां पे इस बार अगर इस तरह की जिस तरह से कैमरे ने पकड़ लिया कि पैसे बांट रहे हैं, ये ठीक है, बहुत शुक्रिया अखुंदज़ता चट्टान, शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।